आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश। नाटक के पात्र कालिदास कवि और नाटक के नायक। अंबिका गांव की एक वृद्धा है, मल्लिका की माँ है। मल्लिका अंबिका की पुत्री है, कालिदास की प्रेमिका है। दंतुल राजगुरु हैं। मातुल कवि। निक्षेप गांव का पुरुष। बिलोम गांव का पुरुष। मल्लिका के साथ शादी होती है बिलोम के साथ। रंगिनी संगिनी दोनों नागरी हैं। अनुस्वार अनुनासिक दोनों अधिकारी। प्रिया गुमंजरी राजकन्या हैं, कालिदास से शादी करती हैं, कवि पत्नी। कथावस्तु प्रथम अंक। प्रथम अंक के आरंभ में पर्दा उठते ही बादलों की गर्जन और बारिश का स्वर सुनाई देता है। मंच पर एक साधारण ग्रामीण घर प्रकोष्ठ दिखाई पड़ता है। दीवारें लकड़ी की हैं, परंतु निचले भाग में चिकनी मिट्टी से पोती गई है। बीच बीच में गेरू के स्वस्तिक चिन्ह बने हैं। सामने का द्वार अंधेरी ढ्योणी में खुलता है। बाईं तरफ का द्वार खुला है जो दूसरे प्रकोष्ठ यानी कमरे में जाने के लिए है। उस प्रकोष्ठ में एक तख्त पड़ा है। किवाड़ों को मिट्टी से लिपा गया है। किवाड़ पर गेरू और हल्दी से कमल फूल एवं शंख के चित्र बने हैं। दाईं तरफ के झरोखे से बिजली चमकती हुई दिखाई पड़ती है। प्रकोष्ठ में एक तरफ चूल्हा है, बगल में मिट्टी और कांसे के बर्तन संभाल कर रखे हुए हैं। वहाँ 3-4 मिट्टी के कुंभ यानी घड़े रखे हुए हैं जिन पर कालिक जमी हुई है। झरोखे के पास एक लकड़ी का आसन है जिस पर बागछाल बिछी हुई है। चूल्हे के पास 2 चौकियां हैं। उनमें से एक चौकी पर बैठी अंबिका छाछ से धान फटक रही है। तभी वर्षा में भीगकर आई मल्लिका का प्रवेश होता है। दोनों के वार्तालाप से ज्ञात होता है कि मल्लिका अंबिका की पुत्री है। मल्लिका ने कालिदास के साथ आषाढ़ की पहली बरसात में भीगने का आनंद उठाया है, इसलिए वह अपने इस सौभाग्य पर मुग्ध है। मल्लिका कालिदास से प्रेम करती है। वह कालिदास से भावनात्मक रूप से प्रेम करती है जो पवित्र, कोमल और अनश्वर है। मल्लिका के लिए बारिश का यह सौंदर्य अस्पृश्य होते हुए भी मांसल है, परंतु अंबिका को मल्लिका का यह आचरण अनुचित प्रतीत होता है। व्यक्तिगत स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी वह कालिदास को नापसंद करती है, क्योंकि वह भावनाओं में निमग्न रहने वाला एक अव्यावहारिक व्यक्ति है, जिससे यह आशा करने व्यर्थ है कि वह मल्लिका को किसी प्रकार का सांसारिक सुख दे पाएगा। सामाजिक स्तर पर वह उन दोनों से इसलिए नाराज है क्योंकि प्रेमी युगल का विवाह से पूर्व इस प्रकार घूमना फिरना लोकापवाद का कारण हो सकता है। उन दोनों के वाद विवाद के बीच कालिदास भी आते हैं। कालिदास को किसी राजपुरुष के बाण से घायल हरिण शावक के प्राण रक्षा की चिंता है। राजपुरुष दंतुल भी अपने इस शिकार को खोजने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। कालिदास और दंतुल में वाद विवाद होता है। कालिदास हरिण शावक को लेकर चला जाता है। दंतुल अपने राजपुरुष होने के अभिमान में चूर हैं, परंतु जब उसे ज्ञात होता है कि जिस व्यक्ति से वह तर्क वितर्क कर रहा है वह ऋतु संहार के प्रसिद्ध कवि कालिदास हैं, तो उनका स्वर और भावभंगिमा तुरंत बदल जाती है। वह उनसे क्षमा मांगने को भी तैयार हैं, क्योंकि सम्राट चंद्रगुप्त के आदेश पर आचार्य बररुचि उन्हीं को लेने तो वहां आए थे। इस सूचना से कि कालिदास को राजकीय सम्मान का अधिकारी समझा गया है, मल्लिका प्रसन्न हो जाती है, परंतु अंबिका पर मानो इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। दोनों एक दूसरे को अपना दृष्टिकोण समझाने का प्रयास करती हैं। तभी मातुल का आगमन होता है। मातुल कालिदास के संरक्षक हैं, पर उनकी भांति भावुक नहीं बल्कि अति व्यावहारिक हैं। मातुल वे राजकीय सम्मान के इस अवसर को किसी भी प्रकार खोना नहीं चाहते। कालिदास की उदासीनता से भी वे नाराज हैं। मातुल कालिदास को मूर्ख मानता है, क्योंकि सम्मान ग्रहण से
मना करने पर सम्राट क्रोधित भी हो सकते हैं। मातुल कालिदास को कुलद्रोही मानता है। अंबिका मातुल से कहती है कि वह उज्जैनी जरूर जाएगा, क्योंकि कालिदास लोक नीति में निपुण है। कालिदास जानता है कि सम्मान मिलने के बाद उसके प्रति उदासीनता प्रकट करने से व्यक्ति का महत्व और सम्मान ज़्यादा बढ़ जाता है। निक्षेप कालिदास की मनस्थिति को समझता है, परंतु इस अवसर को खोने के पक्ष में वह भी नहीं है। इसलिए वह मल्लिका से अनुरोध करता है। निक्षेप मल्लिका से अनुरोध करता है कि वह कालिदास को समझाएं। इसी अंक में विलोम का भी प्रवेश होता है। उसकी बातों से ज्ञात होता है कि वह मल्लिका से प्रेम करती है। विलोम वह यह भी जानता है कि मल्लिका कालिदास को चाहती है और उसके जीवन में विलोम का कोई स्थान नहीं। वस्तुतः ऐसा स्वाभाविक भी है, क्योंकि उसका व्यक्तित्व कालिदास के व्यक्तित्व से नितांत विपरीत है। कालिदास के इस सम्मान से वह थोड़ा दुखी दिखाई देता है, जिसकी अभिव्यक्ति उसके व्यंग्यपूर्ण कटाक्षों से होती है। उसके कारण कई हैं। एक उसके मन का ईर्षा भाव है। कालिदास को वह विलोम अपनी प्रतिद्वंदी की भांति ग्रहण करता है और उसे लगता है कि इस प्रतिद्वंदिता में कालिदास का स्थान उससे ऊपर हो गया है। वह कालिदास और मल्लिका के पारस्परिक स्नेह का भाव को भलीभांति समझता है। वह जानता है कि कालिदास के चले जाने से मल्लिका दुखी हो जाएगी और मल्लिका का दुख उसे असहाय है। उसे आशंका है कि उज्जैनी का नागरिक वातावरण, राज्य सत्ता की सुख सुविधाएं, आमोद प्रमोद में कालिदास जैसा व्यक्तित्व कहीं खो ना जाए। उसकी रचनाशीलता को कोई क्षति न पहुँचे। विलोम के मन में जो शंका है वही कालिदास के मन में भी है। उज्जैनी जाने न जाने की दुविधा का कारण यही शंका है, परंतु कालिदास के प्रतिभा पर विश्वास है मल्लिका को। यहाँ रोककर वह उसे स्थानीय कवि नहीं बने रहने देना चाहती। मल्लिका कालिदास को उज्जैनी जाकर उसके अनुभवों में विस्तार हो, राजकीय सुख सुविधाओं के बीच अपने अभावों को भूलकर साहित्य रचना में वह लीन हो जाए, उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैले, भले ही उसके लिए उसे कालिदास का वियोग ही क्यों न सहना पड़े। इसी अभिलाषा से वह कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए मना लेती है। अंक 2। दूसरा अंक कालिदास के जाने से कुछ वर्षों के बाद का है। प्रकोष्ठ वही है, लेकिन स्थिति में काफ़ी अंतर आ गया है। दीवार की लिपाई कई स्थानों से उखड़ रही है। गेरू से बने स्वस्तिक, शंख और कमल अब फीके पड़ चुके हैं। चूल्हे के पास पहले से बहुत कम बर्तन बचे हैं। कुंभ अब केवल 2 ही बचे हैं और उन पर ऊपर तक कोई जम चुकी है। रस्सी पर फटे पुराने वस्त्र सूखने के लिए फैलाए गए हैं। अंबिका अस्वस्थ है, उसे 2 वर्ष से ज्वर है, वह दवा भी ठीक से नहीं लेती है। मल्लिका को आर्थिक अभावों की पूर्ति के लिए काम करना पड़ रहा है। मल्लिका और निक्षेप के वार्तालाप से यह स्पष्ट होता है कि वह आज भी कालिदास से उसी प्रकार जुड़ी है। राजधानी से आने जाने वाले व्यवसायियों के माध्यम से वह उनकी समस्त रचनाओं को मंगवाकर पढ़ती रही है। उसे यह संतोष भी है कि उसके स्नेह और आग्रह के कारण ही कालिदास राजधानी जाने के लिए तैयार हुए थे। अंतर वह कालिदास की उपलब्धि में कहीं स्वयं भी भागीदार हैं। निक्षेप से बातचीत से ही इस बात की भी सूचना दी गई है कि कालिदास अब पहले वाले कालिदास नहीं रह गए। वहाँ के वातावरण के अनुरूप अब कालिदास सूरा और सुंदरी में मग्न रहने लगे हैं। गुप्त साम्राज्य की विदुषी राजकुमारी प्रिया गोमंजरी से उन्होंने विवाह कर लिया है। अब कश्मीर का शासन का भार भी वे संभालने वाले हैं
और इसी यात्रा के बीच में अपने इस ग्राम प्रांतर में भी कुछ समय के लिए रुकेंगे। उनका नया नाम अब मातृगुप्त है। ऋतु संहार के बाद वे और भी अनेक काव्यों नाटकों की रचना कर चुके हैं। सारा गांव आज उनके स्वागत की तैयारी कर रहा है। तभी राजसी वेशभूषा में एक घुड़सवार के दर्शन निक्षेप को होता है। उसे विश्वास है कि राजपुरुष और कोई नहीं बल्कि स्वयं कालिदास ही हैं। यह सूचना मल्लिका को विचलित कर देती है। तभी रंगिनी संगिनी का प्रवेश होता है। ये दोनों नागरिकाएं कालिदास के परिवेश पर शोध करना चाहती हैं, परंतु उनका काम करने का ढंग अत्यंत हास्यास्पद और सतही है। वे मल्लिका से उस प्रदेश की वनस्पतियों, पशु पक्षियों, दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले वस्तुओं और विशिष्ट अभिव्यक्तियों के विषय में प्रश्न करती हैं, परंतु कुछ भी असाधारण न दिखाई देने से निराश होकर लौट जाती हैं। उनके जाते ही अनुस्वार और अनुनासिक नामक 2 राजकर्मचारी आते हैं। कालिदास की पत्नी और राजपुत्री प्रियगुमंजरी के आगमन की तैयारी में वे मल्लिका के घर की व्यवस्था में कुछ ऐसा परिवर्तन करना चाहते हैं जो राजकुमारी के गौरव के अनुरूप हो और सुविधाजनक भी हो, परंतु वास्तव में वे व्यवस्था परिवर्तन का नाटक भर करते हैं और बिना कोई बदलाव किए वहाँ से चले जाते हैं। फिर मातुल के साथ प्रियगुमंजरी का आगमन होता है। वह जानती है कि मल्लिका कालिदास की प्रेयसी है और कालिदास के मन में उसके लिए अथाह स्नेह और सम्मान है। उसे मालूम है कि कालिदास की समस्त रचनाओं की प्रेरणा स्रोत मल्लिका और यह परिवेश ही है। अतः स्त्री सुलभ जिज्ञासा और ईर्ष्या के फलस्वरूप वह इस प्रदेश में आने और मल्लिका को देखने का लोभ संवरण नहीं कर पाती है। उसे आश्चर्य होता है कि राजधानी से इतने दूर होने पर भी मल्लिका ने कालिदास की सभी रचनाएं प्राप्त कर ली हैं और पढ़ भी ली हैं। अब कालिदास को मातृगुप्त के नाम से जाना जाता है, अतः मल्लिका का कालिदास संबोधन उसे आपत्तिजनक लगता है। किसे? प्रियगुमंजरी को। वह मल्लिका के घर का परिसंस्कार करना चाहती है और उसकी इच्छा है कि मल्लिका भी किसी राजकर्मचारी से विवाह कर ले, उसके साथ उनकी संगिनी बनकर रहे। वहाँ की वनस्पतियों, पत्थरों, कुछ पशु पक्षियों और कुछ गरीब बच्चों को अपने साथ ले जाना चाहती है, जिससे कालिदास को राजसुख में रहते हुए भी कभी अपने परिवेश का वियोग न खटके। मल्लिका घर के परिसंस्कार और विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। प्रियगुमंजरी का वियोग न खटके। मल्लिका घर के परिसंस्कार और विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। प्रियगुमंजरी हतप्रभ सी होकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद विलोम भी आता है। इस सारे घटना चक्र से वह भी परिचित है। वह इस आशा से यहाँ आता है कि कालिदास यदि वहाँ आए तो वह उसकी वास्तविकता, उसके व्यक्तित्व में आए परिवर्तन को सबके सम्मुख उजागर कर दे। यद्यपि वह जानता है कि कालिदास वहाँ नहीं आएगा। कालिदास के मल्लिका से बिना मिले चले जाने से अंबिका और विलोम दोनों की आशंकाएं सत्य सिद्ध होती हैं। अंक 3। तीसरे अंक में कुछ वर्षों के बाद की घटनाएं हैं। पर्दा उठने पर वर्षा और मेघ गर्जन की आवाज़ आती है। वही प्रकोष्ठ जहां एक दीपक जल रहा है। प्रकोष्ठ की हालत बिल्कुल जर्जर और अस्त व्यस्त हो चुकी है। अब वहां केवल एक ही कुंभ बचा है और वह भी टूटी फूटी अवस्था में है। दीवार पर से स्वस्तिक, शंख आदि के चिन्ह मिट चुके हैं। चूल्हे के पास सिर्फ 2-1 बर्तन शेष हैं। इस बार अंबिका दिखाई नहीं देती। वहाँ पाल्ले में लेटा एक शिशु जो मल्लिका के अभाव की संतान है, घर की अस्त व्यस्त और जीर्ण शीर्ण स्थिति मल्लिका के दुखों की कहानी कह रहे हैं। इस बार फिर आषाढ़ का पहला दिन है। पहले की भांति इस बार भी मूसलाधार वर्षा हो रही है, परंतु इस मल्लिका वर्षा का आनंद उठाने की स्थिति में नहीं है। मातुल भीगता हुआ आता है। जिस वैभव और सत्ता सुख की लालसा से वह उज्जैनी गया था, वह लालसा तो पूरी हुई, किंतु उस सब से मातुल का मोह भी भंग हुआ। मातुल को चिकने शिलाखंडों से बने प्रासाद, आगे पीछे चलते प्रतिहारी, कालिदास का संबंधी होने के नाते अकारण मिलने वाला सम्मान शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे इन सब से वह उबने लगता है। वह मल्लिका को सूचना देता है कि कालिदास
कश्मीर के शासन की जिम्मेदारी त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया है। मातुल के चले जाने के पश्चात इसी अंक में कालिदास का प्रवेश होता है। प्रथम अंक में जिस तेजस्वी कालिदास के दर्शन होते हैं और दूसरे अंक में जिसकी प्रतिभा, योग्यता और यश की चर्चा होती है, वह कालिदास इस तीसरे अंक में भग्न हृदय और विवश दिखाई देते हैं। इस अंक में कालिदास का लंबा आत्मवक्तव्य है। वह बताता है कि यहाँ से जाने के बाद वह सुख सुविधाओं, आमोद प्रमोद, साहित्य सृजन में व्यस्त भले हुई रहा हो, परंतु कभी भी अपने ग्राम प्रांतर और मल्लिका से अलग नहीं हुआ। अपने पुराने अनुभवों को ही वह बार बार अनेक रूपों में पुनः सृजित करता रहा है। उसकी मौलिकता धीरे धीरे समाप्त होने लगी। जिन लोगों ने सदा उसका तिरस्कार किया था, उपहास किया था, उनसे प्रतिशोध लेने की कामना से ही उसने कश्मीर के शासन की जिम्मेदारी संभाली, परंतु अब वह इस कृत्रिम जीवन से थक चुका है। अतः शासक मातृगुप्त के कलेवर से संन्यास लेकर वह पुनः कालिदास के कलेवर में लौट आया है। अब यह यहीं इस पर्वत प्रदेश में रहना चाहता है। मल्लिका के साथ अपने जीवन को पुनः आरंभ करना चाहता है। इस बातचीत के बीच द्वार पर दस्तक होती रहती है, परंतु मल्लिका द्वार नहीं खोलती। इस वक्तव्य के दौरान उसे एक बार भी यह विचार नहीं आता है कि उसके उज्जैनी जाने और वहाँ से वापस आने का दीर्घ अवधि में मल्लिका को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। सहसा अंदर बच्ची के रोने की आवाज़ और विलोम के प्रवेश से उसे वास्तविकता का ज्ञान होता है। अब उसे अनुभव होता है कि इच्छा और समय के द्वंद्व में समय अधिक शक्तिशाली सिद्ध होता है और समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास एक बार फिर मल्लिका को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और यहीं नाटक का समाप्त होता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। मल्लिका किसके साथ मंदिर जाती है? सही आंसर है निक्षेप के साथ। स्वयं को कौन असफल कालिदास बताता है? उत्तर है कालिदास का प्रतिद्वंदी विलोम, जो गांव का राजपुरुष है। कालिदास मल्लिका के घर किसको लेकर जाता है? सही आंसर है हरिण शावक। इस नाटक में कुल कितने पात्र हैं? कुल 12 पात्र हैं, 7 पुरुष पात्र और 5 स्त्री पात्र। कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए मल्लिका किस मंदिर में जाती है? सही आंसर है माता जगदम्बा के मंदिर। इस नाटक का कथानक किस प्रकार का है? ऐतिहासिक। मल्लिका का विवाह ठीक करने कौन गया था? अग्निमित्र। मातुल और कालिदास के बीच कैसा संबंध था? मामा भांजा। मातुल का तृतीय नेत्र हर समय खुला रहता है। यह कथन किसका है? निक्षेप का कथन है। माँ का जीवन भावना नहीं कर्म है। यह किसका कथन है? अंबिका का। सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। यह कथन किसका है? विलोम का। निक्षेप मल्लिका को कालिदास कहाँ होने की खबर देता है? जगदम्बा के मंदिर पर। अंबिका किसे देखकर अशुभ की परिकल्पना करती है? घोड़े पर सवार राजकर्मचारी को देखकर। कालिदास का प्रतिद्वंदी युवक कौन है? विलोम। विलोम गांव का एक साधारण पुरुष है। धन्यवाद।